नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट 1 के 10वें एपिसोड में। आज का एपिसोड ये प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। कल से मैं एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने पेश करूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन शामिल नहीं है। देखिए, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के जनरली 2 टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। क्लासिफिकेशन के 2 टाइप्स बताए गए हैं। आज जो दोनों टाइप्स हैं उसमें है पहला प्लांट किंगडम, ठीक है, और दूसरा है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है, जिसको प्लांटिया और एनिमेलिया बोला जाता है। यानी इस बेसिस पे पूरे इस जगत को, इस सृष्टि को प्लांट एंड एनिमल के तौर पे डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो उसी क्रम में व्हिटकर साहब हैं, ठीक है, बायोलॉजी के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने एक अपना क्लासिफिकेशन दिया था। वो क्लासिफिकेशन था किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। तो बताया जा रहा है कि इसमें कौन से शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, मोनेरा, प्लांटी, एनिमलीज, एंडोस्पोर्स। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं व्हिटकर की। तो ये इनका जो ये रूल था, जो कब इन्होंने दिया था 1969 में। 1969 में R.H. पूरा नाम था इनका R.H. व्हिटकर। R.H. व्हिटकर, क्या नाम था? R.H. ठीक है, व्हिटकर। R.H. व्हिटकर साहब ने 1969 में जीव जगत बायोलॉजी के सेक्टर में प्राणियों को, जितने भी एनिमल्स हैं उनको 5 किंगडम में बांटा है। किसमें? सभी एनिमल्स को 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया है। जो पहले नंबर पे है मोनेरा, मोनेरा है। दूसरे पे है प्रोटिस्टा। तीसरे पे फंजाई, फंगस ग्रुप, ठीक है। चौथे पे प्लांटिया और 5वें पे है एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया, ये 5 चीज़ों में इन्होंने बांटा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एंडोस्पर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? एंडोस्पोर्स की बात अगर मैं करूँ तो आप सभी जानते होंगे कि जैसे कि एंडोस्पोर्स है, ये एक गैर प्रजनन कठोर संरचना होती है। क्या होती है? एंडोस्पोर्स, ठीक है, नॉन सेक्सुअल गैर प्रजनन कठोर संरचना होती है इस एंडोस्पोर्स की बात की जाए तो, ठीक है। जो बैक्टीरिया में पाई जाती है, जनरली कहाँ पाई जाती है? ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। जो एंडोस्पोर्स है ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु को प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? बैक्टीरिया को सेफ्टी जोन में रखती है। जो भी प्रतिकूल प्रभाव है, जो साइड इफेक्ट है, उन साइड इफेक्ट से बैक्टीरिया को बचाने का काम एंडोस्पोर्स करती है। तो व्हिटकर साहब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटिया आता है, मोनेरा आता है, एनिमेलिया आता है, लेकिन एंडोस्पोर्स नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, किस क्रांतिकारी ने बम का दर्शन लिखा था? किस क्रांतिकारी ने बम का दर्शन लिखा था? देखिए, बम का दर्शन की बात की जा रही है यहाँ पे। आप सभी जानते हैं कि बम का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ द बम बोला जाता है इसको, फिलॉसफी ऑफ द बम, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ द बम इसको कहा जाता है। ये जो फिलॉसफी ऑफ द बम नामक जो दस्तावेज है ना, ये क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। किसने लिखा है? ये जो भगवती चरण बोहरा है ये क्रांतिकारी थे। तो इन्हीं क्रांतिकारी ने, भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ बम लिखा है। और इस दस्तावेज का उद्देश्य था, इस लिखे जाने वाले पुस्तक का उद्देश्य था जनता को अपने विचारों से अवगत कराना, जनता को विचारों से अवगत कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 की मैं बात करूं। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम की जीवनी। जो कांग्रेस के संस्थापक हैं A.O. ह्यूम, आप सभी जानते हैं A.O. ह्यूम, ठीक है। इनके जीवनी की बात की जाए, इनके लाइफ की बात की जाए तो इनके जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? बायोग्राफी कौन लिखा है? तो दादा भाई नरोजी, विलियम डेवर बर्न, जॉर्ज जूले और स्टीफानो वेबर। देखिए, इनका जो जीवनी लिखने का श्रेय जाता है वो है विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न ने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी है, इनकी लाइफ बायोग्राफी लिखी है। हम बात करते हैं A.O. ह्यूम, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। A.O. ह्यूम थे कौन? ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी थे जो कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, और कब किया? 1884 की बात है। 1884 में ये एक संगठन बनाते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 में ए ह्यूम एक संगठन बनाते हैं, और यही संगठन चल के आगे जस्ट एक साल बाद 1885 में यही संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो 1885 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1884 में एक संगठन बनाया इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से, और वहीं भारतीय राष्ट्रीय संघ 1985 में जाके एक साल बाद जस्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में अस्तित्व में आता है, और विलियम वेडरबर्न जो ए यू ह्यूम की जीवनी लिखने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 134 पे। निम्नलिखित सूची को कूट की सहायता से सही सुमेलित करना है। आपको मैचिंग करना है इंडेक्स 1 इंडेक्स सेकंड को, सूची 1 को सूची सेकंड से। इंडेक्स 1 में दिया है वी एस श्रीनिवासन शास्त्री, बी डी सावरकर, रामास्वामी नायकर, टी बी रणदिवे, और सूची सेकंड इंडेक्स सेकंड में दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, जस्टिस पार्टी, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। और बताने हैं कि कौन से पार्टी कौन सी सभा किस व्यक्ति से इंडिविजुअली जुड़ा हुआ है। चलिए देख लेते हैं 134। हम बताते हैं यहाँ पे कि वी एस श्रीनिवास शास्त्री। देखिए वी एस श्रीनिवास शास्त्री, इनका यहाँ पे जो दिख रहा है रिलेशन वो था इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन से। इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन से, यानी ए का 4। ए का 4 किस में दिख रहा है आपको? देखिए ए का 4 सी में दिख रहा है। सी में दिख रहा है तो पहले से ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऑप्शन मिल गया डायरेक्ट हमको, तो यहाँ आंसर हो जाएगा। बाकी सब चीज़ों को देख लेते हैं कि लिबरेशन इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के, ठीक है, ये जो है जुड़ा हुआ है वी एस श्रीनिवासन शास्त्री के द्वारा। हम बात करते हैं यहाँ पे वी डी सावरकर का, तो हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं वी डी सावरकर। जस्टिस पार्टी की बात करूँ मैं, जस्टिस पार्टी की बात करूँ तो ये रामास्वामी नायकर हैं। ये रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और टी बी रणदिवे ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये चारों का ऑप्शन हो गया आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए ये तो हो गया ऑप्शन नंबर करेक्ट। अब आइए हम थोड़ा सा आपको इसको थोड़े बारे में समझा दूं कि आप भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की हम बात करते हैं। देखिए इसी में भारतेंदु एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 135, हाँ ये क्वेश्चन 135 है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है आपको। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी लखनऊ में है, और राष्ट्रीय कथक संस्थान इसकी बात की जाए तो ये भी लखनऊ में है, और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है। ये 4 दिए गए हैं संस्थान, नाट्य अकादमी संस्थान। इसके स्थापना वर्ष बताने हैं। ठीक है, ये जो स्थापना वर्ष दिए गए हैं किसका स्थापना वर्ष कौन सा है, सही कोड को मिलाना है आपको। तो आइए मैं बता देता हूँ। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ की मैं बात कर रहा था। ठीक है, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ की बात कर रहा था। तो इसकी स्थापना होती है अगस्त में। कब होती है? अगस्त 1975। 1975 में तो होती है, लेकिन अगस्त में भी होती है, ध्यान रखिएगा। अगस्त 1975 में इसकी स्थापना होती है भारतीय नाट्य अकादमी की। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? लखनऊ में की गई थी। ऐसे हम बात करें इसी क्रम में तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 13 नवंबर, ठीक है, 13 नवंबर 1963 को की जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी क्रम में अगर राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की मैं बात करूं, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की बात करूं, इसकी स्थापना कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, कृषि संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्था के रूप में, ठीक है, एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में 1988 से 89 में होती है, यानी 1988 से 1989 में की गई, और मई 2010 में यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ गया। लखनऊ से कब जुड़ा ये अयोध्या जो शोध संस्थान है, ठीक है, किधर गया, हम बात कर रहे थे अयोध्या शोध संस्थान की। ठीक है, देखिए तो इसका है 1996। हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की, तो 1988 से 89 की बात मैंने किया,
और ये जो राष्ट्रीय जो कथक संस्थान लखनऊ है 1988 से 89 में स्थापना होती है और 2010 में ये लखनऊ से जुड़ जाती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये जुड़ जाती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे अयोध्या शोध संस्थान की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 18 अगस्त को, 18 अगस्त 1986 को अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना अयोध्या में की जाती है, ठीक है। और 1986 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में इसकी स्थापना की गई थी। अयोध्या में भी कहाँ की गई थी? तो तुलसी स्मारक भवन में स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। एक अयोध्या में एक कला, साहित्य व लोक साहित्य की आदि का संरक्षण अध्ययन भी इसे कहा जाता है। तो ये रहे चारों का करेक्ट ऑप्शन। आप इसको मिलाएंगे, ए का सेकेंड है और बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है। तो यहाँ पर देख लीजिए सही आंसर कौन सा बन रहा है, ठीक है। सही आंसर बन जाएगा सी नंबर। क्या बनेगा? सी नंबर आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जिसका सही सुमेलन नहीं दिख रहा है यहाँ पे? दिया गया संगठन और उसके स्थापना वर्ष। जो संगठन है किस ईयर में इस्टेब्लिश होते हैं उसको समझते हैं। दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है यहाँ पे 2005 दिया गया है। ऐसे उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 दिया गया है और अल्पसंख्यक आयोग 1994 और राज्य मानवाधिकार आयोग 2000 में। तो कौन सा सही है कौन सा सही नहीं आपको बताना है यहाँ पे। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। आइए मैं बता दूँ आपको। देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं पहला नंबर कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना होती है 2005 में, ये सही है, ठीक है। हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना होती है 1993 में, ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1994 में होती है, ये भी करेक्ट है। तो बच गया राज्य मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 2000 में दिया गया है, जो कि गलत है। होता कब है राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना? तो मैं बता दूँ 2002 में होता है इसकी स्थापना जो होती है 2002 में इस्टेब्लिशमेंट होती है। कब? वो 7 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा 7 अक्टूबर 2002 को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट होने का मतलब ये गड़बड़ है। चलिए 137 की बात करूँ मैं। निम्नलिखित तो विचार करने हैं आपको। महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, सिद्धार्थनगर, 4 यहाँ पर सिटी दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ये बताने हैं आपको। कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे नेपाल एक देश है, ठीक है, जो भारत का पड़ोसी राज्य है, जिसकी राजधानी काठमांडू है और सार्क का मुख्यालय भी है। हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार, सॉरी ये तो हो गया, महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, नेपाल के साथ जो सीमा साझा करने का काम है वो उत्तर प्रदेश को कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यूपी के कौन से 7 जिले हैं? तो उसमें पहला नंबर पर आता है महाराजगंज। कौन सा है? महाराजगंज है। सिद्धार्थनगर दूसरा, सिद्धार्थनगर है। बलरामपुर है तीसरा। कौन है? बलरामपुर है, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, ठीक है। बहराइच के बाद लखीमपुर और पीलीभीत है। पीलीभीत भी है और लखीमपुर है। तो ये रहे 7 जिले जो यूपी का है और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन नहीं करता है? रामपुर। तो रामपुर गड़बड़, ऑप्शन यही क्या हो जाएगा? बोला है कि कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 138 की। 138 में है, निम्नलिखित में से ये किसका मत था, किसका कहना था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये स्टेटमेंट किस फिलोसफर ने दिया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराह मिहिर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी पढ़े होंगे वराह मिहिर के बारे में। वराह मिहिर का मानना था कि जो अर्थ है वो सन की परिक्रमा करती है, अर्थ पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वराह मिहिर की, वो समझ लेते हैं। इन्हीं का स्टेटमेंट है ये कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लोग इन्हें पागल बोल दिया गया।
बोला करते थे। बृहद संहिता की बात करूँ मैं, बृहद संहिता किसने लिखा है? बृहद संहिता, बृहद संहिता लिखे हैं बराहमिहिर। वहीं मैं बात करूं पंच सिद्धांतिका, क्या है? पंच सिद्धांतिका की बात करूं, ठीक है, तो ये भी बराहमिहिर के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है। आर्यभट्टियम की बात की जाए और सूर्य सिद्धांत की बात की जाए तो आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन सी? आर्यभट्ट की अगर पूछ देगा, आर्यभट्ट की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है आर्यभट्टियम, एक तो आर्यभट्ट है तो आर्यभट्टियम इन्हीं का हो जाएगा, और दूसरा है सूर्य सिद्धांतिक, सूर्य सिद्धांतिक, ध्यान रखिएगा, सूर्य सिद्धांतिक इनका था। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 139 पे आते हैं। निम्नलिखित में से, देखिए दिया है महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? श्वेत स्वर्ण, सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड, फसल की बात की जाइए, ठीक है। अगर मेडल पूछेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा, वाइट गोल्ड। यहाँ पे सफ़ेद स्वर्ण की बात की जा रही है। फसल कौन सा ऐसा फसल है? तो गेहूँ, कपास, मक्का और गन्ना। तो आप सभी जानते हैं कि जो कपास होता है उसे वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी में, काली में भी कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, काली में एक रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी में कपास काफ़ी अच्छे से उत्पन्न होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो काली मिट्टी में भी रेगुर मिट्टी है, और इस रेगुर मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है। महाराष्ट्र के अधिक क्षेत्र में कपास की खेती देखने को मिल जाती है, तथा इसकी उपयोगिता को देखिए तो श्वेत स्वर्ण के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये महंगी बिकती है कपास, और हर जगह ये इसका प्रोडक्शन इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ये कपास जो होता है ये फॉरेन कंट्री में काफ़ी महंगे दामों में बेचा जाता है। चलिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 140, सबसे लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? जनजातियाँ दी गई हैं, राज्य दिए गए हैं, केरिया, खेरिया, यानी और पालियान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित है? दो सही है, दो गड़बड़ है। तो आपको बताना है कौन से सही सुमेलित है, कौन सी जनजाति किस राज्य से बिलोंग करती है। तो आइए मैं समझा दूँ यहाँ पे आपको। देखिए तो केरिया है, ये उड़ीसा बिहार से बिलोंग करती है, तो केरिया उड़ीसा पे है, सही है, सही सुमेलित है, ठीक है। उड़ीसा से बिलोंग करती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। केरिया छत्तीसगढ़ में हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये केरिया पाई जाती है। खेरिया की बात करूँ, खेरिया कहाँ पे पाई जाती है? खेरिया, तो खेरिया का भी सेम सीन है। खेरिया क्या है? सेम सीन है, लेकिन सेम सीन का मतलब हो गया कि उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये गड़बड़ है। केरिया और खेरिया दोनों एक ही जगह पाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं, मतलब जनजातियाँ हैं। वैसे हम बात करें यांदी की, यांदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है, तो ये भी गड़बड़ है। यांदी कहाँ पाई जाती है? यांदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है, और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यांदी जनजातियाँ पाई जाती है। पालियान की बात करें तो पालियान तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु सही है। मतलब कहने का मतलब पहला नंबर केरिया और पालियान सही है, ठीक है, पहला और चौथा। तो ऑप्शन नंबर, हम पहला चौथा बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आज के टोटल 10 क्वेश्चंस जिसको हमने डिटेल में कवर किया। अब आपसे मैं मिलता हूँ इसी क्रम में, ये पहले प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, टोटल 140 क्वेश्चन थे। प्रैक्टिस सेट सेकेंड में मैं कल मिलूँगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सेकेंड में कल मिलूँगा, तब तक आप अपनी तैयारी पुख्ता रखिए। धन्यवाद।